गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हाय फ्रेंड्स, जय श्री राधे। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में एक देखिए आपको वीडियो मिलते हैं क्लास 12th की, इस समय तैयारी चल रही है, और इसके अलावा ये कंपटीशन क्लासेस का वीडियो है जिसमें कि आप टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे या ईटीसी कोई भी एग्जाम आता है जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, तो ये जनरल साइंस के क्वेश्चन में इस समय आपको मैं रसायन विज्ञान बिंदुवार अध्ययन यानी रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता चल रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं जो आपके कंपटीशन में एसएससी, रेलवे या टीजीटी, पीजीटी या इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, ठीक है ना, जिससे आपकी तैयारी हो सकती है। इसके अलावा यूपी टेट, ठीक है ना, यूपी टीटी, सीटीटी, ये सब चीजों में आपकी मदद हो जाएगी। ये आपके बहुत सारे बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है जो मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। कल तक के मैंने 2 वीडियोस डाले जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि 2 वीडियोस में मैं आपको 50 क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज मैं आपको 51 नंबर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, ठीक है ना। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारी जल की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन है भारी जल की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा यूरे ने, ठीक है ना। भारी जल को किसने खोजा था? मिस्टर यूरे ने भारी जल को खोजा है। पॉइंट नंबर 2 आता है भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है, तो भारी जल का अणुसूत्र भैया D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। और भारी जल का आगे लिखा हुआ है तथा अणुभार, जिसका अणुभार आपका 20 होता है। आई बात समझ में कि नहीं? भारी जल का अणुसूत्र D2O होता है और अणुभार 20 होता है, ठीक है ना। साधारण जल हमारा H2O होता है और अणुभार हमारा 18 होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि ये ड्यूटीरियम जो है D2 मतलब ड्यूटीरियम जो है हाइड्रोजन से 2 गुना भारी होता है। नंबर 53 पर है थायराइड रोग के उपचार में, थायराइड रोग के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? आपका क्वेश्चन बनता है थायराइड रोग के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं, तो थायराइड रोग के उपचार में हम आयोडीन 131 है ना, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात की नहीं? और थायराइड रोग होता क्या है आप ये भी जान ले। थायराइड रोग में क्या होता है कि हमारी गले की जो ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, वो थोड़ा सा आकार में वृद्धि करती है और ये आयोडीन की कमी जिससे कि हमारे गर्दन में सूजन आ जाएगी। बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं यानी उपापचय क्रियाएं जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। 54 नंबर पर आता है अस्थिर रोगों के उपचार में, अस्थिर रोगों के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अस्थिर रोगों के उपचार में फास्फोरस का उपचार किया जाता है। किसका उपचार करते हैं, प्रयोग करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फिर है 55 नंबर पर है कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं ना। कैंसर का जो उपचार होता है, जिसे आप जानते हैं कि कैंसर बहुत भयंकर बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी होती है, तो किसका उपचार किसके द्वारा किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 नामक समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। 56 नंबर पर आता है रक्त प्रवाह का वेग नापने में का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कितनी स्पीड से प्रयोग बह रहा है, अर्थात आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं आपको बता रहा हूँ, 120/80 mmHg हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना। ये सिस्टोलिक होता है, ये डायस्टोलिक होता है। क्लियर हुई बात? इससे कम या ज्यादा है तो इसको नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस चीज का प्रयोग करते हैं, तो रक्त प्रवाह का वेग नापने में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? अगला नंबर है 57 हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक, हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन होता है? 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है, ठीक है ना। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम और इसका नाम है ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो इसका इन तीनों में से कह रहा है कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, तो आपका आंसर ये वाला है 1H3 रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता
है। रेडियो सक्रिय का मतलब होता है जो तत्व अपने आप विघटित होकर के अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्पन्न करते हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और उनका यह गुण यानी अल्फा बीटा गामा किरणें उत्पन्न करने का गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। 58 सर्वाधिक संख्या में के समस्थानिक पाए जाते हैं, यानी कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा पोलोनियम। ठीक है ना, क्या है? पोलोनियम के समस्थानिक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर कह रहा पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, देखो उसी से रिलेटेड है, यानी कितने समस्थानिक पोलोनियम में है? वो आपके 27 होते हैं। कितने होंगे? 27 है। अगला चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दिमाग पर जोर डालें और बताएं कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका आंसर होगा यूरेनियम का। यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। आ गया सुनने? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। और सुनिए, आपको फिजिक्स की तैयारी के लिए क्लास 12 या कंपटीशन लेवल की तैयारी करने के लिए आप चाहे तो फिजिक्स विद डीएस राजपूत यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है आपको? फिजिक्स विद डीएस राजपूत। और फिजिक्स के अध्ययन के लिए आपका एकमात्र बेहतरीन विकल्प होगा, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी, 11th 12th की तैयारी हो जाएगी और कंपटीशन लेवल की भी तैयारी हो जाएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61। आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 61 है, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस प्राचीन शब्द से हुई है? ठीक है ना, तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस प्राचीन शब्द से हुई है? आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका कीमिया। कीमिया होता है जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है ना, तो या यूं कहते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आपका वो आंसर होगा कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग। रसायन विज्ञान 62 है, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये आपका आंसर होगा मिस्र। ठीक है ना, कहाँ पर हुआ था? मिस्र में रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम विकास हुआ था। मिस्र के कीमिया शब्द से रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। पॉइंट नंबर आता है 63। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है या किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मिस्टर लेवोसिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक 64 पर आ जाइए। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बना पदार्थ कहलाता है। यानी जब 2 तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बताइए भाई, उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? यौगिक। 65 है, वही चीज लिखी हुई है, इसलिए मैंने लाइन खींची है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के, 2 या 2 से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात, यहाँ पर था निश्चित अनुपात में, अब यहाँ पर है किसी भी अनुपात में मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो अगर हम किसी पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, और एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाएंगे तो यौगिक का निर्माण होगा। आई बात सुने? चलिए आगे देखते हैं। 66 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमेशा आपने पढ़ा होगा कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं भैया? उपधातु कहलाते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट है आपका 67। विश्व का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ, यानी ये बात तो बहुत है नहीं, आप द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है ना, जिसे क्या कहते हैं? अणु परमाणु कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम कहा, यानी यह कथन किसने दिया था सर्वप्रथम? तो आंसर है आपका मिस्टर कणाद ने ये बात सर्वप्रथम कही थी कि विश्व का प्रत्येक तत्व सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ऐसा पदार्थ जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्रकृति में, नेचर में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है?
तो वो है आपका जल। जल जल जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, तो ठोस अवस्था में होता है, पिघलता है तो द्रव में आ जाता है, और जब गर्म होकर के गर्म करते हैं तो भाप बनकर उड़ जाता है, तो वाष्प आ जाता है। अर्थात जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण है, यानी पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो पीतल जो है Cu 80% होता है प्लस Zn 20% से मिलकर बना होता है। यानी पीतल हमारा कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। इनका रेशियो क्या है? 80 और 20। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 71 है रक्त कैंसर, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहें तो ब्लड कैंसर, दूसरा नाम ल्यूकीमिया बोलते हैं, को नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। भैया ल्यूकीमिया होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर जो ल्यूकीमिया है वो कैसे होता है? वो होता है हमारा जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा अनियंत्रित रूप से बनती है, यानी अनकंट्रोल्ड रूप में WBC बनते हैं, ज्यादा मात्रा में बनती हैं, तो हमारे शरीर में ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। तो कह रहा है कि ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने में। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया कर गैस मुक्त करते हैं, यानी सभी अम्ल चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, HNO3, कोई भी अम्ल हो, वो हाइड्रोजन से अम्लों से क्रिया करते हैं। तो क्या धातुओं से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। रक्त का pH मान लगभग 7.4 होता है, ठीक है ना, लगभग 7.4 होता है। दूध का pH मान, दूध हमारा स्वाद में खट्टा हो जाता है। आपको पता है कि अगर दूध को रख देते 4-5 घंटे बाद, तो 4-5 घंटे के बाद हमारा दूध खट्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाया जाता है जो दूध की शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो आपको पता है कि एसिड का स्वाद क्या होता है? खट्टा। अतः दूध का pH मान और खट्टा वो अम्ल है, ठीक है ना। तो क्या बनता? लैक्टिक एसिड बनता है। अम्ल में pH मान सदैव 7 से कम होता है। तो आपका आंसर इसका pH मान लगभग 6.4 होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, 1-8 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है ना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो आज के लिए भैया 25 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। आज का आपका वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। अभी मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, फिर बायोलॉजी और फिजिक्स, सबके सारे से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपके TGT, PGT, SSC, रेलवे या अन्य किसी चीज में बहुत अच्छे आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, जय श्री राधे।